पाकिस्तान तो है ना तुम्हारे साथ। कोई कह रहा है कि ट्रंप ने खुद ही भारत से दुश्मनी ले ली, भारत को दूर कर दिया, भारत को खोने का गम मना रहा है। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने तो भारत को उसी दिन खो दिया था जब वो व्हाइट हाउस में मुनीर को लंच करवा रहे थे। खुद ट्रंप ने भारत जैसे मजबूत पार्टनर की जगह कंगाल पाकिस्तान को चुना, तो फिर अब पांव पटकने से क्या फायदा। लोग ये भी कह रहे हैं कि रूस तो पहले भी अमेरिका के साथ नहीं था, तो रूस को चीन के हाथों खोने की बात कहां से आ गई। रूस और चीन तो पहले से ही साथ थे, लेकिन अकेले भारत के बारे में लिखने में लग रहा होगा कि ज्यादा एकदम डायरेक्ट हो जाएगा कि मैं मरा जा रहा हूं भारत के लिए। तो भारत और रूस दोनों लिख दिया भाई कि दोनों को खो दिया। अरे रूस कौन सा तुम्हारे लिए एकदम बहुत बिछा जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप का यह पछतावा डिप्लोमेटिक भी है और पर्सनल भी, क्योंकि ट्रंप ने भारत से रिश्ते तो बिगाड़ लिए, मोदी जैसा दोस्त भी गवा दिया। ट्रंप को इस बात का एहसास तब हो गया होगा जब उन्होंने मोदी और पुतिन का याराना देखा होगा। मोदी, पुतिन, जिनपिंग की इस तिकड़ी को बार बार देखकर ट्रंप को यही लग रहा होगा कि इन तस्वीरों में जिनपिंग की जगह वो भी हो सकते थे। इसलिए ट्रंप ऐसा पोस्ट कर रहे हैं जिसमें उनका दर्द दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की भी पीड़ा हो रही होगी। इधर तो पीएम मोदी जिनपिंग से मिल रहे हैं, पुतिन के साथ कार में घूम रहे हैं, लेकिन ट्रंप का फोन ही नहीं उठा रहे। मोदी की नाराजगी कितनी भारी पड़ सकती है, शायद अमेरिकी राष्ट्रपति को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। यहां भारत में कुछ लोग थे कि मोदी जी गए उधर जाके हंस रहे हैं, क्या हो रहा है भाई, वही हंसी देख के उधर आग लगी हुई है। ट्रंप ने सोचा था कि वो नरेंद्र मोदी से भिड़ जाएंगे तो फिर अमेरिका के सामने भारत को कौन पूछेगा, लेकिन यहां तो पूरा ग्लोबल ऑर्डर ही नरेंद्र मोदी ने बदल दिया। कोई देश ऐसा नहीं जो भारत से दोस्ती ना करना चाह रहा। तो यहां यूरोपीय यूनियन जो है वो फ्री ट्रेड तक पहुंच गई है बातचीत। दूसरी तरफ भारत ने इंडो पैसिफिक रीजन में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मजबूत करने का प्लान एक्टिवेट कर दिया है, जिसको लेकर पहले पीएम मोदी ने सिंगापुर के पीएम से मुलाकात की, जो भारत के दौरे पर आए हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर भारत के साथ खड़े होने के लिए उनका आभार जताया और दोनों देशों के बीच 5 बड़ी डील भी हुई। और फिर एनएसए अजीत डोभाल की भी सिंगापुर के पीएम के साथ बैठक हुई। दोनों ने हाल में हुई घटनाओं के बीच इंडो पैसिफिक रीजन में सुरक्षित ट्रेड के उपायों पर चर्चा भी की। अब यह समझना भी जरूरी है कि ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच सिंगापुर के पीएम को भारत का जो ये भारत दौरा है उसको इतना अहम क्यों माना जा रहा है। दरअसल भारत दुनिया की ट्रेड लाइफलाइन मानी जाने वाली मलक्का स्ट्रेट में पेट्रोलिंग की तैयारी पूरी कर चुका है, जो सिंगापुर के पास से गुजरती है। मलक्का स्ट्रेट वो जगह है जहां से दुनिया का करीब 40% कच्चा तेल और कार्गो शिप गुजरते हैं। मलक्का स्ट्रेट हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। सिंगापुर ने मलक्का स्ट्रेट को लेकर भारत की पहल का खुलकर समर्थन किया है और सिंगापुर ने यह तक कह दिया है कि मलक्का स्ट्रेट में भारत की मौजूदगी पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को सुरक्षित रखेगी। सिंगापुर के इस बयान को भारत की बड़ी स्ट्रैटेजिक जीत भी माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी तो बाकी देशों से दोस्ती मजबूत करने में लगे। उधर ट्रंप कैसे अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्तों से अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, उसकी झलक व्हाइट हाउस में हुए डिनर में भी दिखी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज के सीईओ को डिनर पर बुलाया, लेकिन इनमें एक बड़ा नाम गायब था। कभी ट्रंप के बेहद करीबी माने जाने वाले और राष्ट्रपति पद के चुनाव में ट्रंप के लिए खुलकर कैंपेन करने वाले, पानी की तरफ पैसा बहाने वाले एलन मस्क इस डिनर से नदारद रहे। ट्रंप के डिनर में मेटा के मार्क ज़करबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स और सीईओ सत्या नडेला, एप्पल के टिम कुक और ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन जैसे दिग्गज सीईओ शामिल हुए। लेकिन मस्क भाई साहब वहां नहीं गए। मस्क नहीं पहुंचे तो इस पर चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि उन्हें ट्रंप ने न्योता ही नहीं दिया क्या, जिसके बाद खुद एलन मस्क ने पहले ही कह दिया था कि उन्हें न्योता मिला है लेकिन वो नहीं जाएंगे, क्योंकि मस्क भी अब शायद समझ चुके हैं कि ट्रंप को दोस्ती नहीं बल्कि अपने शर्तों पर होने वाली बिजनेस डील के रिलेशन को लेकर ही उनका ध्यान रहता है। टैरिफ वॉर पर अपने ही घर में घिर चुके ट्रंप डिनर में भी यही साबित करने में जुटे रहे कि वो दुनिया के दूसरे देशों से नहीं बल्कि अपने देश की कंपनियों से भी बिजनेस डील करने में जुटे। तो भैया ग्लोबल ऑर्डर तो बदल रहा है, लेकिन भारत इस ग्लोबल ऑर्डर में भी मजबूती से ऊपर जाता दिख रहा है, अपनी शर्तों पर चलता दिख रहा है, प्रगति करता दिख रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी तो रिफॉर्म कर रहे हैं, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? पाठशाला में अगला चैप्टर देखिए विपक्ष का। पीएम मोदी देश में बड़े बड़े रिफॉर्म कर रहे हैं, राहुल गांधी आरक्षण वाला कौन सा नया एटम बम निकाल कर ले आए? ईवीएम के दिन गए क्या? अब बैलेट पेपर से होगा चुनाव। कांग्रेस ने कहां बड़ा उलटफेर कर दिया। अब देश की राजनीति के बारे में आपको बताता हूं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी देश को बदल डालने वाले धमाके कर रहे हैं, बड़े बड़े रिफॉर्म आगे बढ़ रहे हैं, जीएसटी में जबरदस्त रिफॉर्म हुआ, इकोनॉमी को डबल डोज की पावर दी। उधर इंडी गठबंधन और कांग्रेस है जो वोटर लिस्ट पर उलझा हुआ था,
वोट चोरी का एजेंडा चलाने में जुटा हुआ था, ईवीएम बैलेट पेपर की बहस में ही उलझा हुआ है। उधर मोदी नए नए रिफॉर्म कर रहे हैं, इधर कांग्रेस नए नए स्टंट कर रही है। राहुल गांधी अब तक एटम बम की बात कर रहे थे, फिर हाइड्रोजन बम की बात करने लगे, आज वो आरक्षण वाला नया एटम बम निकाल कर ले आए। उधर एक नया स्टंट बैलेट पेपर से चुनाव करवाने का भी कर दिया। आज इस राजनीतिक घमासान के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले किस तरह से आज देश में हंगामा हुआ है उसका ट्रेलर देखिए। अब इस सरकार पे दिन नहीं बचे, दिन गिने जा रहे हैं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है सरकार की। कोई बिहार से लेकर के आपत्तिजनक करके कोई बात है तो जरूर माफी मांगनी चाहिए। पिछले कुछ सालों से कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है। लोकसभा चुनाव से वो नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए संविधान और आरक्षण का मुद्दा बना रहे हैं। अब कांग्रेस ने फिर से आरक्षण के मुद्दे को सुलगाना शुरू किया है। कांग्रेस ने निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के लिए कानून बनाने की मांग की। कांग्रेस कह रही है कि निजी शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण देने के लिए सरकार अगले संसद सत्र में बाकायदा कानून लेकर आए। निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी को 15%, शेड्यूल्ड ट्राइब को 7.5%, ओबीसी वर्ग को 27% का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सरकार को आरक्षण से संबंधित आर्टिकल 15 सबसेक्शन 5 को लागू करने के लिए संसद सत्र में कानून लाना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि संविधान के आर्टिकल 15 सबसेक्शन 5 में संशोधन यूपीए सरकार ने किया, लेकिन मोदी सरकार इसे लागू करने के लिए कानून नहीं ला रही। मोदी सरकार बहुजनों को न्याय नहीं देना चाहती। एक बार कांग्रेस को सुनिए, फिर आपको इसका सच भी बताता हूं। संविधान में संशोधन हुआ था, 15(5) का संशोधन, यह सबसे क्रांतिकारी संशोधन हुआ था। किसने करा था? कांग्रेस की यूपीए सरकार ने करा था, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने करा था। पर क्या कारण है कि 11 साल हो गए, क्या मोदी जी ने आज तक इसके लागू करने के लिए संसद में कोई नियम पारित करा, कोई लॉ लेकर आए? नहीं लेकर आए, क्योंकि उनकी मंशा बहुजनों को साधने की नहीं है। निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने के लिए कांग्रेस मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार ने पिछले 11 साल में इसके लिए कुछ किया ही नहीं और अगले संसद सत्र में सरकार से कानून लाने की मांग हो रही है। लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं का रवैया क्या रहा है वो भी आपको याद दिलाता हूं। साल 2005 में यूपीए सरकार ने नेशनल नॉलेज कमीशन बनाया था। इसके चेयरमैन सैम पित्रोदा थे। साल 2006 में मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह थे। सरकार का प्रस्ताव था कि सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ओबीसी आरक्षण दिया जाए, लेकिन नॉलेज कमीशन ने इसे साफ तौर पर मना कर दिया था। यूपीए सरकार के समय 8 लोगों की कमेटी ने इस प्रस्ताव को 6-2 से गिरा दिया था। आरक्षण के विरोध में कमीशन के 2 लोगों ने इस्तीफा तक दे दिया था। एक इंटरव्यू के दौरान सैम पित्रोदा से जब आरक्षण पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा काम देश हित के बारे में सोचना है, जाति और वोट के लिए सोचना नहीं है। कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों में हम लोगों ने बहुत ज्यादा राजनीति घुसा दी है। इन संस्थानों को आजादी की जरूरत है, कोटा की नहीं। यह राहुल गांधी के कांग्रेस के खास सैम पित्रोदा ने कहा था। भाई आप देखिए कि पीएम मोदी लगातार किस तरह से जो बातें कर रहे हैं उसमें अब ये आरक्षण वाली बात लेकर आए। और इतना ही नहीं, अब बैलेट पेपर की भी एंट्री हो गई है। संविधान और आरक्षण को मुद्दा बनाकर नरेंद्र मोदी को घेरने के एजेंडे पर कांग्रेस पिछले कुछ अरसे से चल रही है। लेकिन आप देखिए कि पीएम मोदी नई नई टेक्नोलॉजी लाने की बात कर रहे हैं, एआई से कितना फायदा होगा इस पर बात कर रहे हैं। कांग्रेस बैलेट पेपर पर जा रही है, उसको अभी भी ईवीएम पे भरोसा नहीं। अभी तो कह रहे थे कि भाई वोटर लिस्ट से बीजेपी वोट चुराती है, अब ईवीएम पे फिर पीछे पड़ गए। वोट चोरी का मुद्दा उतना कारगर नहीं होता दिख रहा, तो अब कांग्रेस बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रही है। बैलेट पेपर से चुनाव जब होते थे तो किस तरह से वोटों की चोरी होती थी, बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे, इसका इतिहास कांग्रेस भी जानती है। जबकि ईवीएम से छेड़छाड़ का कोई सबूत आज तक नहीं मिला। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार हालांकि अब कह रही है कि राज्य में पंचायत और नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। कैबिनेट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कांग्रेस ने कहा कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, इसलिए चुनाव आयोग से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की सिफारिश की जाएगी। इसके साथ ही वोटर लिस्ट को भी अपडेट किया जाए, जिससे हर मतदाता वोट डाल सके।
कांग्रेस ने चुनाव आयोग से बैलेट पेपर से पंचायत और निकाय चुनाव कराने की सिफारिश कर दी। अब इस पर चुनाव आयोग फैसला करेगा। कांग्रेस का कहना है कि हम ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, हमें बैलेट सिस्टम पर भरोसा है। उस कर्नाटक में कराने की बात कर रहे हैं जहां खुद ईवीएम से चुनाव जीते हैं और कह रहे हैं ईवीएम पर भरोसा नहीं है, बैलेट से निकाय चुनाव कराएंगे। एक बार सुनिए जरा। See, this is a political decision which we have taken. We believe it in our ballot system. The government has the powers to recommend to the State Election Commission, and the State Election Commission will do it. कांग्रेस कर्नाटक में नगर निकाय और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराने की प्लानिंग कर रही, लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव किस तरह से होते हैं, क्या ये कांग्रेस भूल गई? पश्चिम बंगाल में साल 2023 में पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराए गए थे। उस समय जो हिंसा और बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं हुई थी वो आज तक देश भूला नहीं। आप ये तस्वीरें देखिए, 2023 की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान बैलेट पेपर को ही जला दिया गया था। आप सोचिए किस लेवल का हंगामा हुआ था। एक आदमी बैलेट बॉक्स को ही लेके भाग गया था। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हुगली से आई थी। पंचायत चुनाव के दौरान इस तरह की कई घटनाएं हुई थी। एक और घटना आपको याद दिलाता हूं, साल 2023 में बंगाल का पंचायत चुनाव मिसाल बन गया था कि बैलेट पेपर से चुनाव होने पर कैसे बूथ कैप्चरिंग और हिंसा होती है। बीच सड़क पर लोग बैलेट बॉक्स को तोड़ रहे थे। बंगाल के पंचायत चुनाव में यह सब बैलेट पेपर से चुनाव कराने की वजह से हुआ था। ईवीएम से चुनाव होते तो क्या इस तरह की घटनाएं हो पाती? फिर भी कांग्रेस कर्नाटक में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रही है। करिए, अभी यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, क्या चीज में गड़बड़ी है, इनको यही नहीं समझ में आ रहा, लेकिन चले जा रहा है इनका मामला। खैर, ये तो हो रहा है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर जिसमें आपको दिखाने जा रहा हूं शहबाज मुनीर की नई मुसीबत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब क्या हुआ कि पाकिस्तान में कर्फ्यू लगाना पड़ गया। पाकिस्तान में पब्लिक बही जा रही, मरियम शरीफ पिकनिक बना रही है। मुनीर को जिनपिंग का तमाचा, भिखारी पाकिस्तान के कटोरे से चीन ने कितना पैसा निकाल लिया, अब उसके बारे में आपको बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान के बुरे दिन चल रहे हैं। पाकिस्तान में एक के बाद एक नई आफत आती चली जा रही है, लेकिन इन दिनों पाकिस्तान पर जो आफत आई है उसके बाद तो पाकिस्तान में कर्फ्यू जैसे हालात हो गए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.